गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विथ योर फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार क्विकली रिकैप करना है क्या? इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आपने? इंट्रोडक्शन मनी का, वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था हमारी लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए। पहले बाटा सिस्टम हुआ करता था, उसमें इतनी सारी डिफिकल्टीज हुआ करती थी, जिसके कारण मनी आया। और मनी की डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर वॉकर, मनी एनीवेज सबके पास आता जाता रहता है। ठीक है, तो मनी चलता रहता है। कभी मनी भी देखना, मनी कभी एक प्रॉपर्टी की मनी स्थिर नहीं रहता है। तो प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। फिर जैसे कि इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बींग्स का, ठीक उसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है मनी का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले एनिमल मनी, फिर एनिमल को हम टुकड़े नहीं कर सकते तो हमारा था कमोडिटी मनी, लेकिन कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, कितना स्टोर करोगे, तो था तुम्हारा मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में यार एक दिक्कत हो गई थी कि जो मेटल्स थे वो सेम साइज, शेप, यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। स्कैरसिटी थी मेटल्स की, गोल्ड सिल्वर की। तो फिर आपका था मेटालिक कॉइन्स आ गए। कॉइन्स वर वेरी बल्कि यार। अच्छा, ऊपर से दिक्कत तो ये थी कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेटालिक कॉइन्स के लिए। ये देखो मेटालिक कॉइन में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, तो ठीक है। फिर आ गए आपके मेटालिक, फिर कौन आ गए? पेपर मनी आ गया। पेपर मनी में भी दिक्कत आने लग गई कि इसको हैंडलिंग एंड रिस्क था स्टोरिंग में, क्योंकि कोई भी चोरी कर सकता था। तो फिर आ गए आपके क्रेडिट मनी। बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजेक्शन जो सारी हो रहे थे, तो हम लोग ने डीडी चेक वगैरह के ये जो चीज़ें हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर थे आपके प्लास्टिक मनी, जो कि स्मार्टर ट्रांजेक्शन है। डन एवरीवन, बस अभी तक इतना ही पढ़ा आपने। And now we are starting with your functions of money. Guys, what do you mean by this functions of money? मनी के फंक्शंस मतलब मनी के फंक्शन, किसी भी चीज का मान लो फंक्शन पूछता है वो आपसे, मतलब बोलो जी। ठीक है, तो व्हाट आर योर फंक्शंस ऑफ मनी? फंक्शंस होता क्या है? फंक्शन मतलब मनी क्या काम करता है, मनी हमारे लिए क्या काम करता है, मनी के फंक्शंस बताओ सर। मतलब मनी क्या काम करता है? पहला, एक्सचेंज करने के काम में आता है। मीडियम है वो हमारे लिए एक्सचेंज का। आज की डेट पे अगर पेन और पेंसिल को एक्सचेंज करना है तो ऑब्वियसली हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट एक्सचेंज कर ले, ऐसा नहीं। मान लो ये 1000 रुपीज़ का है, ये 10 रुपये का है, तो आप उसको एक्सचेंज करके बचे हुए 900 रुपये आप उनसे ले लोगे। ठीक है, तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का। एक देखो, सबसे पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, मतलब सबसे बेसिक फंक्शन। फिर होता है सेकेंडरी फंक्शन, थोड़ा सा और सेकेंडरी लेवल का। एंड थर्ड इज योर कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, कंटिंजेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। अरे तुम्हारे अकाउंट पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी पड़े हो, क्या होता है वो लाइबिलिटी? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। ठीक है, बस वैसे ही है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट, मतलब अदर फंक्शन। नाउ प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन यही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को मेजर करने के आता है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस माउस, तो इस माउस को मेजर करने के काम में आएगा। सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे तो पेमेंट को डेफर करने के काम में आएगा। मैडम मतलब आई कैन पोस्टपोन द पेमेंट। डेफरमेंट मतलब पोस्टपोनमेंट, डेफरमेंट मतलब पोस्टपोन कर दिया मैंने पेमेंट को, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, मनी है ना, आई कैन पे। नाउ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 10,000 रुपये, आप उसको बचा के रख सकते हो, बिकॉज 10,000 रुपये एक महीने बाद में भी वो 10,000 ही रहेंगे, एक साल बाद में भी वो जो आपके पास में रुपए है वो 10,000 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो क्या बोलते हैं, ये जो फ्लॉज ना हो जाए, कि कोई चोरी ना कर ले या उसमें कोई रिस्क ना हो या फट ना जाए। फिर बाद में आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये जो वैल्यू तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। कंटिजेंट फंक्शन में क्या क्या है? नेशनल इनकम को मेजर करने के काम आता है। आप कभी भी देखना, नेशनल इनकम विल बी इन टर्म्स ऑफ योर रुपीज के टर्म्स में ही रहेगा। वो बेसिस है वो आपके क्रेडिट का। ऑब्वियसली जितना पैसा बैंक में है उसी बेसिस पे ही क्रेडिट मिलता है मार्केट में। ठीक है, ये मैंने कल बताया था। इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। ऑब्वियसली इम्पार्ट लिक्विडिटी मतलब मान लो आपके पास में ज़मीन है, लैंड है आपके पास में, आप उस लैंड के बदले में लिक्विडिटी मतलब पैसा, कैश, लिक्विडिटी कर सकते हो उस वेल्थ की। कोई भी अगर मान लो आपके पास में बिल्डिंग है, तो आप उस बिल्डिंग के लिए के अगेंस्ट में लिक्विडिटी मतलब आप उसको कैश में या मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वेल्थ को आप लिक्विड कर सकते हो। लिक्विड मतलब पानी, और
वेल्थ लिक्विड कब होगा? व्हेन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर कैश. क्लियर एवरीवन? एंड लास्ट वन इज योर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. मैडम ये समझ में तो आ गया. अच्छा एक मिनट, ये वाला पॉइंट नहीं समझा होगा आपको. एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. मतलब फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ वेरिएबल्स हैं. जैसे माइक्रो के वेरिएबल बताना मुझे फटाफट से. इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, ये सारे क्या थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स थे. और मैक्रो में अग्रीगेट डिमांड, टोटल सप्लाई, नेशनल इनकम, इसको एस्टिमेट करने के भी काम में आता है. ओके चलो जी. लेकिन अब बात आती है कि इतने सारे फंक्शंस है बॉस, याद कैसे करोगे? इतने सारे फंक्शंस है, याद कैसे होंगे मैडम? पहली बात, अगर एग्जाम में मान लो आपको आता है, एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बता दूं मैं आपको लेक्चर्स में ही, अगर मान लो आपको आता है सेकेंडरी फंक्शन पूछा है तो भी ये चार्ट ड्रॉ करके आओगे. अगर मान लो कंटीजेंट फंक्शन पूछा है तो भी ये पूरा का पूरा चार्ट आप ड्रॉ करके आओगे. बट मैम ये चार्ट तो तभी ड्रॉ करेंगे ना जब इसके सारे पॉइंट लर्न होंगे ना. यहाँ पे देखो फटाफट से, प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, MM. यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, SST, MM, SST. और यहाँ पे क्या आता है आपका? नेशनल इनकम, क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, या एस्टिमेशन बोल दो. ठीक है, नकली करके कुछ बनता है. तो इस तरह से आप अगर चाहो तो आप इसको, थोड़ा सा एक टेक्निक है जैसे आप उसको मेमोराइज करने के लिए रख सकते हो. फटाफट से आ जाओ. MM मतलब क्या? MM क्या है? मेजर ऑफ, बोलो फटाफट से. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. फर्स्ट 2 पॉइंट्स हुए. ठीक है, दूसरे में बोलना जरा, बोलो. ये लो स्क्रीन पे रखती हूँ मैं आपके. प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है डियर? व्हाट्स योर प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू. इसके अंदर क्या लिखना है पहले अपन उसको रिवाइज कर ले. इसके अंदर कंटेंट क्या लिखेंगे? डन. क्या कंटेंट लिखना है वो एक बार रिवाइज कर ले. यस और नो? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. चलो जी आ जाओ. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप क्या लिखोगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मतलब हम लोग अगर आलू है और एक तरफ मिल्क है तो उन दोनों को हम लोग मनीज के टर्म्स में ये कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. इट सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द एंटायर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है बाइंग करने का, परचेज करने का या सेलिंग करने का, हैज बिकम अ सिंपल एंड क्विक ड्यू टू द यूज ऑफ मनी. मनी के यूज से ये जो पूरा तुम्हारा परचेजिंग सेलिंग ये जितना भी पूरा सिस्टम है पूरे इकोनॉमी का, ये बहुत ही सिंपल हो गया है. एंड इट हैज ओवरकम ऑल लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. इसके अंदर और बोलोगे क्या यार, यही तो बोलोगे. फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया एवरीवन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आया क्या? बोलो. यस, ओके ओके गाइस, एक बात ध्यान से देखना वापस से. क्या लिखोगे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में? कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का कि टू सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वो क्या बोलते हैं, सर्व करेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को वो सर्व करेगा. फर्स्ट पॉइंट. जितना भी एंटायर प्रोसेस है परचेज करने का, सेल करने का, परचेज सेलिंग, ये पूरा बहुत ही ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ मनी. और इस मनी के आते ही उसने बार्टर सिस्टम के सारे लिमिटेशंस को खत्म कर दिया. डन. नाउ क्लियर एवरीवन? दर्शन अभी क्लियर हुआ? यस. नाउ अब बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की. प्राइमरी फंक्शन, वापस से बोल रही हूँ, माइंड को एक बार फिट बैठाओ. बेसिक फंक्शन की बात कर रहा है वो. मेजर ऑफ वैल्यू मतलब पहले क्या होता था, एक पेन को एक माउस के बदले में भी एक्सचेंज हो जाता होगा, बट आज हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये 1000 का है, ये रीजनेबल है, मतलब ये कुछ 700-800 रुपए का होगा. तो इसका मतलब क्या है, 200 रुपए का इसका वैल्यू, इसका कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज से ज़्यादा है.
ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि ये 700 रुपये का है, ये 1000 रुपये का है, तो 300 रुपये से ये जो पेन है ये ज़्यादा है, मतलब आप वैल्यू के टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हो बॉस। विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन कंपेयर द प्राइसेस, विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन कंपेयर द प्राइसेस। और किसकी प्राइसेस? सब असेट, लाइबिलिटीज, सारे काइंड ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, सब चीज़ों की तुम प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस। बॉस किसकी? सब चीज़ों की। इनकम, कितना इनकम आने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, कितने काइंड्स है, कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, इन सब चीज़ों की अपन जो भी वैल्यूज है वो सब एस्टिमेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। डन। नाउ अब ऑब्वियसली हर एक कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज यूज हो रही है, जैसे कि रुपी इन इंडिया, डॉलर इन यूएसए, पाउंड इन यूके, येन इन जापान। फिर भी हम इन सब को एक्सचेंज रेट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट रहता है एक, जैसे फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अगर मुझे बोला है कि भाई ये जो पेन है ये $200 का है, ये जो पेन है ये $200 का है, या फिर ज़्यादा हो गया तो चलो $100 का है, ये जो पेन है ये $100 का है, तो फिर कितने का हो जाएगा ये पेन? बताना मुझे। इंडिया के रुपीस के टर्म्स में मुझे बताना ये पेन कितने का हो जाएगा। $100 मैंने बोला, बोलो इस पॉइंट पे आओ डियर मृणाल। 7,500, ओके, मतलब ये पेन कितने का हो जाएगा? 7,500 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। और यही पेन, यही जो पेन है ये लेट्स से 10 येन का है, 10 येन का है, येन का साइन ये है, तो कितने का हो जाएगा वो? जापान में ये पेन कितने का मिल रहा है? 750 रुपीज़ का। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग उसको यूएसए में कितना प्राइस चल रहा है, जापान में कितना प्राइस चल रहा है, हम उसको एज एन मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है कंसेप्ट? देखो इट्स वेरी थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो पार्ट है इट्स वेरी थ्योरेटिकल। पहला पॉइंट क्या था प्राइमरी फंक्शन का? मीडियम है एक्सचेंज का, मतलब सारा प्रोसेस बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें मनी के टर्म्स में होगी, एक्सचेंज हो सकती है, और बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन को हमने अवॉइड किया, मतलब उसको हमने रिमूव किया है, हम उसे ओवरकम कर ले। ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोलता है वो आपको बहुत ही सिंपल है कि मेजर कर सकते हो आप उसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। किसको मेजर करना? मतलब कंपेयर कर सकते हो। इन दो कमोडिटीज दी है तो दोनों कमोडिटीज को आप कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। किसको कंपेयर करोगे? सब चीज़ें बॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स, लाइबिलिटीज, सारी चीज़ों को कर सकते हो। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट वी कैन कंपेयर। डन। ये क्या था? ये क्या था डियर? ये क्या था? दिस वॉज योर एक्सचेंज रेट। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्या था? दिस इज योर एक्सचेंज रेट। ये समझ में आ रहा है? एक्सचेंज रेट। डन? क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, तो प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो ही फंक्शन पढ़े अपन ने, MM, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। वापस से बोलना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ओनली टू कंसेप्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। डन। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे दो कंसेप्ट है, तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट है, तो यहाँ पे चार कंसेप्ट है। यहाँ पे दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है और यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। ठीक है, जस्ट माइंड में ऑर्डर याद रखने के लिए पता रहेगा, इनकेस आप भूल गए, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा तो आपको इतना तो ध्यान आएगा, यार इधर तो 3 थे, सेकेंडरी फंक्शन का क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 3 थे, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। एटलीस्ट यू विल आप स्ट्रेस करोगे अपने माइंड को और आप लिखोगे। ठीक है, तो ये दीज आर जस्ट टेक्निक्स। चलो जी, सेकेंडरी फंक्शन की तरफ आ जाए। कितने पॉइंट्स है इसके अंदर में? टोटल 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट। भाई हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, पोस्टपोन कर दिया हमने पेमेंट। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स। मुझे एक बात बताना, पहले डेफर पेमेंट कहाँ से करते थे? पेरिशेबल गुड्स होते थे। कैसे करोगे आप डेफर पेमेंट्स? ठीक है, आपने लोन तो ले लिया, आप उस लोन को 5 साल बाद में रीपे करने वाले हो। 5 साल बाद में अपनी मुर्गियां देने वाले हो। वो मुर्गियां रहेंगी? समझ रहे हो? या मान लो लोन लिया है
जो एनिमल्स अपने डॉग्स वगैरह, उनकी लाइफ तो कुछ 12 साल ही होती है, ठीक है। और अगर आपने लोन लिया है कुछ 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कहाँ से दोगे आप? उनकी लाइफ का भी इशू है, ठीक है। उसका पेरिशेबल है पहली बात तो वो, और अगर एनिमल्स है तो वो इनडिविजिबल इन नेचर है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसके कारण मनी एक स्टैंडर्ड है डेफर करने का पेमेंट्स, मतलब पोस्टपोन करने का पेमेंट्स। पॉइंट समझा? एटलीस्ट ये हेडिंग समझे आप लोगों को? एवरीवन बोलो पक्का? ओके बस, ओके चलो। तो डेफर पेमेंट्स, अच्छा सबसे पहले ये डेफर पेमेंट क्या होता है, जैसे आपको नहीं पता वैसे आपके एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, वो भी आपसे चाहेगा कि डेफर पेमेंट क्या होता है, पहले वो बता दे भाई। तो डेफर पेमेंट क्या होता है? दीज आर पेमेंट्स मेड एट अ फ्यूचर डेट। ऐसा पेमेंट है, ऐसा पैसा है जो अपन बाद में देने वाले, फ्यूचर में देने वाले हैं, आपने उसको पोस्टपोन किया है, डेफरमेंट किया है। कंसेप्ट, अरे ये सब लिख सकते हो आप एग्जाम में। डेफरमेंट मीन्स पोस्टपोनमेंट ऑफ अ पेमेंट, बिल्कुल लिख सकते हो। और एल्स पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करो टेक्स्ट बुक की लाइन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। नाउ अंडर द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में टेकिंग लोन वॉज ईजी। लोन लेना बहुत आसान था, लेकिन उसका रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज द लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल। वही मैंने आपको बताया। अब कैटल को कैसे टुकड़े करोगे? एंड कैटल तब तक जिंदा तो रहना, ठीक है। ओके, तो वेरियस क्वालिटीज ऑफ मनी आर जनरली एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जो ऐसी क्वालिटीज है मनी की, उसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, स्टैंडर्ड स्टेबल मॉनिटरी वैल्यू एक्सेट्रा, ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर। मैम कुछ भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, अरे चिंता मत करो, चलो वापस से देखेंगे। वेरियस क्वालिटीज ऑफ मनी आर, मनी की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है, वो क्या क्या है? फर्स्ट है कि हर कोई उसको जनरली एक्सेप्टेबल करता है, मतलब दर्शन भी एक्सेप्ट करेगा, मृणाल भी एक्सेप्ट करेगी, नीलकमल भी करेगा, सानिया भी करेगी, रुचा भी करेगी, प्रतीक भी करेगा, प्रथमेश भी, एवरीवन विल एक्सेप्ट। यस और नो? ऑब्वियसली किसी को दे दो 1000 रुपए, कौन डिनाई करेगा? रे कौन डिनाई करेगा? एक बार दे के देखो जरा, समझ में आ रहा है? एक बार देकर देखो, या अपने छोटे भाई बहन को देकर, बस ऐसे ऐसे दिखा के ऐसे वापस छीन के देखो जरा, कोई डिनाई नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इट जनरली एक्सेप्टेबल। हर किसी को पता है कि वो पैसा दिया ना तो मार्केट से बहुत सारी चीजें आती है घर में। ठीक है, चलो जी आ जाओ। सेकेंड पॉइंट है डिविजिबिलिटी भी है। डिविजिबिलिटी मतलब मान लो जैसे 1000 रुपए, जैसे अभी दर्शन ने बोला कि मैम 1000 रुपए है, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, तो ये 1000 रुपए को दर्शन चाहे तो 500 रुपए का सामान खरीद के 500 रुपीज का वो कुछ ग्रोसरीज खरीद सकता है, ठीक है। एंड 500 रुपीज वो रिटर्न ले सकता है। तो कहना है से कि जो क्या बोलते हो मनी है, उसका एक क्वालिटी एक और है कि वो डिविजिबल है। 10 रुपए का भी आप सामान खरीद सकते हो, यस और नो? 100 का खरीद सकते हो, बाकी 900 घर पे ला सकते हो, मतलब वो डिविजिबल इन नेचर है। क्लियर? खेत की बोली मैम छोटे भाई ने फाड़ दिया था एक बार, उसको दिया तो छोटा था तब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये सबके साथ होता है, बताइए ये सबके साथ होना है, ये जो किस्सा है सबके साथ होना है। छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे खेत की, इतने छोटे बच्चे भी नहीं जिनको कोई समझता नहीं है। तुम दो ना, तुम 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को दो, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को दो, उसको भी सब समझता है कि हाँ ये पैसा है। वो ऐसे ऐसे ले लेगा, देगा नहीं, पता एक बार ले तो लेगा, देगा नहीं। उसको पता है इसको दे के चॉकलेट खूब सारी मिलती है शॉप में। चलो जी आ जाओ। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया अपने? डिविजिबिलिटी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? स्टोर ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, मतलब हम इसमें मॉनिटरी वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं। 1000 रुपए और आने दो दर्शन, और 1000 रुपए स्टोर किया, और आने दो और स्टोर किया। लड़कियां कितना स्टोर करती है ना रक्षाबंधन में, भाई दूज में, अच्छा खासा। तो ये क्या है? ये स्टोर ऑफ मॉनिटरी वैल्यू अभी स्टोर करती है, बाद में जब ऑफर आएगा तब वो लोग जाके अपने लिए कुछ परचेजिंग वगैरह करती है, ठीक है।
ड्यू टू विच, जिसके, अच्छा देखो ये इतनी इनकी मॉनेटरी वैल्यू क्वालिटीज है। पहला वो जनरली एक्सेप्टेबल है, दूसरा वो डिविजिबल इन नेचर है, एंड तीसरा वो स्टेबल उसका मॉनेटरी वैल्यू है। मतलब जो 10,000 रुपये है ना, वो 10,000 ही रहना है यार। ऐसा नहीं है कि नोट आपने रखी है, साल भर हो गए तो पुराने हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अरे नहीं भाई, साल भर बाद में भी वो 10,000 रुपये ही निकलेंगे। हाँ, दो इन्फ्लेशन के कारण मनी की जो वैल्यू है वो कम होगी, वो एक अलग बात है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो आप मुझसे पढ़ोगे तो आप, मैं आपको SFM में वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स में बताऊंगी, बट यहाँ पे या मैथमेटिक्स में अपन पढ़ेंगे। बट 10,000 रुपये तो 10,000 ही रहेंगे ना एक साल बाद में भी। स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, जितना उसके चेहरे पे लिखा है उतनी ही वैल्यू रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हियर आर 3 क्वालिटीज ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम। ये 3 क्वालिटीज के कारण ही, कौन सी? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सेकेंड डिविजिबिलिटी, थर्ड स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। ये 3 क्वालिटीज के कारण ही हम उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट है ये हमारे लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जिसके कारण बोरोइंग और लेंडिंग बहुत इजी हो गया, जो बार्टर सिस्टम के टाइम पे नहीं था। बट आज मनी की इतनी क्वालिटीज होने के कारण ये सारी चीजें बहुत इजी हो गया। सब पॉइंट समझा गाइस? सिर्फ मुझे इतना बता दो, कंसेप्ट समझा क्या? यस और नो? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स का कंसेप्ट समझा आप सभी को? डेफर पेमेंट देखो, स्टार्टिंग में क्या बोलोगे? डेफर करना है पेमेंट। पहले डेफर पेमेंट बता दे भाई, क्या होता है डेफर पेमेंट? पेमेंट टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट, ऐसा पेमेंट जिसको हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, पर्पसफुली हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। डन, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में आप क्या बोलोगे? बार्टर सिस्टम में पैसा लेना तो आसान था, पैसा रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मनी के अंदर में ये 3 क्वालिटीज आने के कारण आज क्या बोलोगे? टेकिंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग लोन इज ऑल्सो ईजी। बोरोइंग लोन लेना, पैसा लेना, और पैसा देना। लेंडिंग मतलब देना, बोरोइंग मतलब लेना, इज ईजी। डन एवरीवन? देखो सारे पॉइंट्स इज इंटर रिलेटेड। सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है या नहीं है? है? ओके मैम, टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट में है, नोट्स में अच्छे से डिटेल्ड है। डियर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स पे क्वेश्चन आता है उस अकॉर्डिंगली मैंने आंसर बनाया है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप खुद से कुछ नया लिख पाओगे, तो मैंने आपको अच्छी तरह से दिया कंटेंट। छोटा तो तुम कर लोगे, मेरे नोट से छोटा तुम कर लोगे, बड़ा नहीं कर पाओगे, तो मैंने आपको बड़ा भी करके दिया, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस, ठीक है जी। चलो, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है डियर, जैसे पूरा का पूरा वो लोग तीनों चारों एक साथ नहीं पूछेंगे। वो लोग आपके ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा सेकेंडरी फंक्शन बताओ, हाँ, वो आपको पूछेंगे एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन डेफर पेमेंट्स। शॉर्ट नोट है, समझ में आना चाहिए टॉपिक कहाँ से उठाया है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी फंक्शन में अपन ने पढ़ा था डेफर पेमेंट, तो इसके अंदर लिखने का क्या, एक लाइन के अलावा याद नहीं आता, फिर बाद में याद आना चाहिए। पहले आपको याद आना चाहिए बार्टर सिस्टम, फिर क्वालिटीज, फिर आज की डेट पे, आज की डेट में मनी आने के बाद में बोरिंग और लेंडिंग बहुत इजी हो गया। डन एवरीवन? थर्ड डन? ओके, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है अपना स्टोर ऑफ वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, इसका टेक्निक है SST, कुछ सिर्फ अपन को याद दिलाने के लिए। एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, और T से क्या हो सकता है? स्टोर ऑफ वैल्यू तो हो गया, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। डन? देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, याद रहता है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एटलीस्ट अपन को हेल्प मिलती है मेमोरी टेक्निक से। आपको होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है, आपको डायरेक्टली आंसर लर्न होते हैं तो आप वैसे करो, ठीक है। मेरा काम है आपको दोनों वैसे करवाना, बिकॉज आंसर रट्टा मांगता, आंसर रट्टा हो रहा चाहिए पूरा। नाउ स्टोर ऑफ वैल्यू में आप क्या बोलोगे? स्टोर ऑफ वैल्यू में आप क्या बोलोगे डियर? नहीं रे भाई, सोशल स्टडीज मत लेकर आना यहाँ पे बीच में। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी खुद एक्ट करता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करने में कम मदद करता है। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, जब मनी रिसीव्ड होता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज इट इमीडिएटली। ऐसा जरूरी नहीं कि आज की आज उसको यूज करना है। 10,000 रुपये की सैलरी आ गई, चलो भाई खर्चा करना है। 1 लाख रुपए आ गया है, चलो खर्चा, अरे ना, उसको हम फ्यूचर में भी खर्चा कर सकते हैं, बट इट कैन बी सेव फॉर फ्यूचर। यस और नो? ये तो हम घर में सुनते हैं मैम, रोज ही सुनते हैं।
सिंस मनी हैज परचेजिंग पावर, क्योंकि मनी के पास, अच्छा स्टोर क्यों कर रहे हो तुम उसको, क्यों सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, वाई यू आर सेविंग इट फॉर फ्यूचर, क्योंकि आज जितने में तुम आज जो परचेज कर सकते हो कल भी आप उसको परचेज कर सकते हो. इट मीन्स मनी हैज अ परचेजिंग पावर. इट कैन सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर वांट्स थ्रू प्रेजेंट सेविंग्स. आज की भी आपकी इच्छा है, फ्यूचर की भी इच्छा है, सारी इच्छाएं का वो प्रेजेंट जितनी भी आज सेविंग्स है उससे आप यूज कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो. डन एवरीवन. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड J.M. Keynes, मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जस्टिफाई योर आंसर. क्या लिखोगे? पूरा ये सेकेंड वाला पॉइंट. आपको जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है डियर कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको इसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं. क्लियर एवरीवन? तो ये पॉइंट अपन ने पढ़ा है, मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कौन बोल रहा है ये बताना मुझे? J.M. Keynes, मतलब लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स. अब यहाँ सिर्फ केन्स लिखा आपने तो भी चलेगा, ठीक है? J.M. Keynes एटलीस्ट इतना ध्यान रखो, J.M. Keynes. डन एवरीवन. चलो जी वापस आ जाओ. कैसे लर्न करोगे इसमें? मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. जरूरी नहीं है जितना पैसा आज मिला उसको इमीडिएटली खर्चा करना है. देखो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज इट इमीडिएटली बट कैन बी सेव फॉर फ्यूचर. इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में भी मनी हैज परचेजिंग पावर. इट कैन सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज योर फ्यूचर वांट थ्रू योर प्रेजेंट सेविंग. आज जितनी भी सेविंग्स है उसको यूज करके आप आज की जरूरत या फिर आपके फ्यूचर की जरूरत फुलफिल कर सकते हो. एंड लास्ट में मनी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. किसने बोला? J.M. Keynes ने बोला. डन एवरीवन. क्लियर? लर्न हो रहा है मेरे साथ साथ? मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगी जितना आप डेली बेसिस पे लर्न कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना मैंने आपको. भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है? भले पोर्शन लेट जाएगा मुझे चलेगा. आई डोंट हैव एनी, मुझे कोई ऐसे नीड नहीं है कि मुझे आपका पोर्शन बहुत जल्दी 3 महीने 6 महीने में कंप्लीट करना ना. जितना पढ़ रहे उतना लर्न हो रहा है क्या ये बताओ. डन? ओके. लास्ट वाला भी कर ले, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी कर ले. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर ले. हाँ, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब हम वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. मतलब अरे भाई, अगर मैंने मृणाल आपसे कुछ परचेज किया, ठीक है, तो आई विल पे यू. मैंने वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया. या फिर फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि भाई अपने पास में क्या है, ज़मीन लेके रखिए. दादाजी ने अपने दादाजी के पास में बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत एकड़ की ज़मीन है, ठीक है. अब वो ज़मीन को अपन को वैल्यू के टर्म्स में ये करना है, कहना है ट्रांसफ़र. वो सेल कर दिया मैंने वो ज़मीन, तो मुझे उसके बदले में पैसा मिलेगा, यस और नो? ट्रांसफ़र कर दिया वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. देखो, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इट बिकम नेसेसरी टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, ट्रेड और कॉमर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये बहुत ज़रूरी हो गया है. इट इज़ नेसेसरी to transfer value from one person to another and from one place to another, person to person and place to place. ठीक है? ये जो ट्रांसफर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी. सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ये मनी है, इसीलिए ही हम लोग इसको ट्रांसफर कर पाएंगे. एक बात समझना, इतना जनरलाइज कंसेप्ट है ये, इतना सिंपल आंसर है ना कि एग्जाम में लिखने को बहुत दिक्कत आएगी. मार्क माई वर्ड्स. आज ही रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, जितने पॉइंट्स अपन किए अपन ने प्राइमरी फंक्शन कंटीजेंट फंक्शन के, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसको लिखोगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे. एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑनेस्टली लिखोगे डियर. इफ़ यू गाइज वांट टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन 11th एज वेल एज इन 12th, तो कुछ चीज़ें बेसिक फॉलो करो प्लीज़, ठीक है? एंड 2 टाइम्स लिखोगे. और एक होमवर्क और है, चार्ट नोट्स बनाने की कोशिश करोगे. चार्ट नोट्स बनते हैं, बनाओ, कोशिश करो, ठीक है? मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, ठीक है? चलो जी आ जाओ. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी. सिर्फ और सिर्फ मनी के कारण ही पॉसिबल है. ऑब्वियसली ये तो हमें भी समझता है, बार्टर सिस्टम में नहीं था पॉसिबल, ठीक है? बार्टर सिस्टम में इतनी बड़ी हमारी ज़मीन है, उनको अगर मान लो फूड ग्रेन्स है तो ज़मीन को फूड ग्रेन्स के भरोसे पे कैसे दे, ठीक है?
तो इट इज़ पॉसिबल टू सेल रियल असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, हाउस, शॉप एट वन प्लेस एंड परचेज देम एट अनदर प्लेस। एक प्लेस में बेचा और दूसरी जगह पे जाके हम खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डन एवरीवन। चलो, ये तो हुआ एक टाइम आपने रीडिंग करी। चलो जी, आ जाओ फटाफट से। क्या पढ़ा आपने यहाँ पे, क्या क्या पढ़ा आपने इस पॉइंट में बताना मुझे फटाफट से। दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट होने के कारण जो मनी है हमारा, इट इज, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग ट्रांसफर करें। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पॉइंट क्लियर? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप बेच सकते हो ज़मीन वगैरह एक जगह पे और दूसरी जगह जाके आप उसको खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। दैट्स इट। जो मन में आप बोल रहे हो, जो इंग्लिश में बोल रहे हो, आप वही लिखोगे। ठीक है, क्लियर? डन एवरीवन। चलो जी, आ जाओ। प्राइमरी फंक्शन में क्या बोलोगे, क्या क्या प्राइमरी फंक्शन? फटाफट से रिवीजन कल करेंगे, चिंता मत करो, एटलीस्ट पहले पॉइंट रिवाइज करो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, यही दो पॉइंट थे। सेकेंडरी फंक्शन में क्या बोलोगे आप? SST मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड T से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हुआ ये 5 पॉइंट्स हुए आपके। और यहाँ पे नकली करके एक आता है, ठीक है, नेशनल इनकम, क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड E से है एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इधर के साइड में कंटिजेंट फंक्शन के साइड में नकली करके हो रहा है। एक है नेशनल इनकम, C से है क्रेडिट, मनी है तो क्रेडिट देने के काम में आता है, ऑब्वियसली बैंक क्रेडिट देती है। L से लिक्विडिटी टू वेल्थ, किसको लिक्विडिटी? वेल्थ को, जो ज़मीन पड़ी है, जो बिल्डिंग पड़ा है, जो अपने पास में मम्मा के पुराने नेकलेसेस वगैरह पड़े हैं, ठीक है, दादी जी के टाइम के, वो सारी चीज़ों को क्या अपन लिक्विडिटी कर सकते हैं। एंड लास्ट इज योर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? पॉइंट्स हुए एंड आपको ये 5 पॉइंट अच्छी तरह से समझे। डन, ओके। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल कंटिजेंट फंक्शन अपन अच्छी तरह से देखेंगे और पूरा आंसर कल अपन रिवाइज करेंगे। बट 2 होमवर्क दिया, एक चार्ट नोट्स बनाओ और एक आंसर्स को, ये जो 5 पॉइंट आज किए उसको 2 बार लिखो और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करोगे। ठीक है, जब ये लेक्चर देख रहे हो तब करो। आई एम नॉट सेइंग कि आज के आज करना है। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं, आपके लिए जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको तब व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सेंड करना है। ठीक है, चलो जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।